हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के अंदर आज हम लेने जा रहे हैं जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्पेक्ट्रम की श्रेणियों के बारे में पढ़ा था, उसी का एक छोटा सा पॉइंट वापस लेने जा रहा हूं मैं। ये है परमाणुवीय स्पेक्ट्रा, या हम कहते हैं परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। देखो क्या होता है ना कि हम जैसे जनरली एक सामान्य श्वेत प्रकाश जो होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जैसे एक सामान्य श्वेत प्रकाश है, श्वेत वर्णी प्रकाश, उसको जब हम किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो आप देखो इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो हमने ये एक प्रिज्म लिया, ठीक है, ये एक अपन ने लिया प्रिज्म, और यहां से एक अपन श्वेत प्रकाश गुजारते हैं इसके अंदर। ये कोई श्वेत वर्णी प्रकाश जो अपन क्या कहते हैं सामान्य श्वेत वर्णी प्रकाश हमने इसके अंदर भेजा, तो कहते हैं कि जब ये प्रिज्म में से बाहर निकलेगा तो इसमें 7 अलग अलग रंग की क्या होती है, पट्टियां दिखाई देती है। 7 अलग अलग रंग, जिसे अपन क्या कहते हैं रेनबो के नाम से जानते हैं। तो क्या होगा कि जब ये इसमें से गुजरेगा यूं, तो गुजरने के बाद ये इसमें 7 रंग, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये जनरली अपन एक बताते हैं कि इस तरह से 7 रंग की अलग अलग क्या होती है, इसमें पट्टियां दिखाई देती है, ठीक है। और यही इसके अंदर क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। 7 रंग का अलग अलग स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। और यहां से हम इसको ये भी बता सकते हैं कि जो इसमें लाल रंग होता है, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी उसका विचलन उतना ही क्या होता है, कम। विचलन मतलब मार्ग से मुड़ना उसका वो बहुत ही क्या होगा, कम होता है, ठीक है। तो हम इस स्पेक्ट्रम के अंदर यही बताते हैं कि लाल रंग की जैसे तरंग दैर्ध्य अधिक है तो इसका विचलन क्या होगा। ये अब लाइन छोटी सी ध्यान रखिएगा कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, ये आगे आएगी परिभाषाएं, सबसे अधिक होने के कारण विचलन क्या होता है, सबसे कम होगा। लाल रंग का विचलन क्या होगा, सबसे कम होगा। और दूसरा अपन लेते हैं कौन सी, बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग की बात करते हैं, तो चलो अपन इसको अलग तरीके से दर्शाते हैं, थोड़ा आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हम ये लिखते हैं, जैसे लाल रंग है ना, तो चलो लाल रंग लिखते हैं। तो यहां लिखते हैं लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे अधिक, और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है तो इस लाल रंग का विचलन क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। ये तो आ गया लाल रंग का। दूसरा हम ले रहे हैं बैंगनी रंग। अब बैंगनी रंग तो नहीं है अपने पास, मार्कर ब्लू है, तो अपन उससे भी लिख सकते हैं कि यहां पर हम लेंगे कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम मानी जाती है। तो जब इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी तो बैंगनी रंग का विचलन क्या होगा, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक प्रिज्म में से जब हम एक श्वेत वर्णी प्रकाश को जब गुजारते हैं तो श्वेत वर्णी प्रकाश को गुजारने पर हम ये कह सकते हैं कि वह प्रकाश इस प्रिज्म में से निकलने के बाद 7 अलग अलग रंगों के रूप में हमें दिखाई देता है, 7 रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम है, इसमें मैंने आपको पहले से यहाँ पर देखो बोर्ड के ऊपर 2 परिभाषाएं बताई है, लिखी है पहले से ही समय के हिसाब से कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा क्या होता है। अब ये किसे कहते हैं, एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रा। तो इसकी परिभाषा देखो आप, ये कह रहा है कि किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा के अवशोषण के पश्चात, यानी एक पदार्थ लिया आपने और उस पदार्थ ने बाहर से सूर्य का प्रकाश जैसे अवशोषित किया, तो अवशोषित करेगा किसके रूप में,
ऊर्जा के रूप में। अब एक बार उसने ऊर्जा ग्रहण कर ली है और ग्रहण करने के बाद जब उसमें से विकिरण बाहर की तरफ उत्सर्जित होंगे तो ये कह रहा है कि अवशोषण के पश्चात उत्सर्जित विकिरण द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं। कि क्या होता है ना कि देखो, जब हम जैसे हम जनरली अपना उदाहरण लेते हैं कि खाना खाया, बाहर से ली हमने ऊर्जा, लेकिन खाना खाने के बाद जो ऊर्जा वापस रिलीज होती है शरीर के द्वारा, जो उत्सर्जित की जाती है, तो वो इसी प्रकार से इसमें बताया गया है। ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में। फिर आता है, अब एक उत्सर्जन आया है, एक आया अवशोषण। ये इससे थोड़ा अलग है। ये कह रहा है कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की फोटोग्राफी नेगेटिव के समान होता है। आप जानते हैं ना, नेगेटिव आती है फोटो, जब पहले खींचते थे तो एक रील आती थी, तो फोटोग्राफी नेगेटिव के नाम से जानी जाती थी। तो ये उसके हिसाब से काम में करता है कि जब किसी प्रतिदर्श में सतत विकिरण प्रवाहित किया जाए तो वह विकिरण की कुछ तरंग दैर्ध्य को क्या करता है, अवशोषित करता है। मतलब जब आप प्रतिदर्श, मतलब क्या होता है, नेगेटिव, जो एक अपन कह सकते हैं पर्दा होता है, उस पर्दे के ऊपर या उसमें जब सतत विकिरण प्रवाहित किया जाए, लगातार हम उसके अंदर विकिरणों का उसके ऊपर प्रवाह करते रहेंगे, तो उसमें से कुछ विकिरण की तरंग दैर्ध्य को अगर वह सतह क्या करती है, अवशोषित करती है, तो अवशोषण के दौरान जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उस स्पेक्ट्रम को अपन क्या कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम या अवशोषण स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं। तो ये जनरली आपको ये दोनों परिभाषाएं ध्यान में रखनी है, इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। हाँ, ये ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रम कि क्या होता है, और लाल रंग और बैंगनी रंग की तुलना थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये स्पेक्ट्रम जो अपन बार बार बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है। तो जनरली स्पेक्ट्रम जो है ना, वो दो प्रकार का दिया गया है, और दोनों प्रकार में इसमें पहला आता है सतत और दूसरा आता है रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो आप, तो यहाँ ये स्पेक्ट्रम के बारे में अपन यहाँ साइड में मैं ले रहा हूं इसको छोटा सा पॉइंट, क्योंकि इसी के अंदर कल जो अपन ने हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या अपन ने शुरू की है, ये उसी के अंतर्गत आता है, और वही अपन यहाँ पर वापस ले रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ अब पॉइंट दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है। पहला सतत और दूसरा रेखीय। और हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेखीय के अंदर आता है हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम। ठीक है, और कल जो हमने इसकी श्रेणियां ली थी, वो अपन ने कौन कौन सी श्रेणियां ली थी, याद है आपको? तो हम लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम का, रेखीय स्पेक्ट्रम में श्रेणियों का रेखा चित्र। अब इसमें आपको याद है कितनी श्रेणियां थी? पहले कौन सी थी? सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं अपन, लाइमैन, फिर बामर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर पांचवी फुंड, छठी हेम्फ्री या ये 6 श्रेणियां थी, यानी N1, N2, 3, 4 KLMNOP से अपन ने इसको प्रदर्शित किया था। अब हम इसका बनाने जा रहे हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, तो यहां हम क्या करते हैं, N1 से शुरुआत करेंगे, और 6 श्रेणियां तो भाई हमारे पास, लेकिन 6 से भी अपन कहते हैं ना, एक होती है उसकी खुद की कक्षा और एक होती है बाह्य कक्षा। तो इसको रेखा चित्र से कैसे दर्शाएंगे, देखिए आप, सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं कौन सी श्रेणी, लाइमैन।
ये अपन ने ये लाइन खींच ली है, n बराबर 1, ठीक है। उसके बाद दूसरी कौन सी आती है, बामर, ठीक है। तीसरी कौन सी है साहब, पाश्चन। चौथी ब्रैकेट। पांचवी कौन सी है, फुंड। और छठी कौन सी आती है, M3 या हम3। अब 6 तक तो ये आ गया 6 में, लेकिन ये तो इनकी खुद की कक्षाएं हैं जिसको आपने किससे दर्शाया था, ये अपन 3 4 5 6 और एक और ऊपर बाह्य कक्षा ले लेते हैं। ये जैसे आई n बराबर, हाँ ये कोई बाह्य कक्षा आ गई। अब बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर लाना है, तो हमने 4 अलग अलग संभावनाएं ली थी, उन संभावनाओं को अपन यहाँ पर वापस प्रदर्शित करेंगे। इसको क्या कहते हैं, K L M N O P, और इधर अपन ले लेते हैं कौन सी, जैसे Q ले ली अपन, ठीक है। अब आपको लाइमन श्रेणी के अंदर इलेक्ट्रॉन लेके आना है, तो इसमें कितनी संभावनाएं बनती है, देखो आप। सबसे पहले बाहर से ये सीधा, या तो पहली संभावना बनती है किसमें आएगा, लाइमन श्रेणी के अंदर। उसके बाद यहां से भी तो आ सकता है, यहां से आ सकता है सीधा यूं 2, फिर आप इसमें लेके आ सकते हो 3, फिर आप यहां से लेके आ सकते हो 4, फिर यहां से भी लेके से आ सकते हो 5, और ये कितनी हो गई 6 लाइन है, 3 3 6, ठीक है। यानी यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, इस तरीके से इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो आता है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दर्शाया जाएगा, ठीक है। अब हमें आगे लेनी है कौन सी श्रेणी, देखो कितनी आई, ये 6 संभावनाएं बनती है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6 संभावनाएं बनी। ये किसके लिए बनी है, लाइमैन श्रेणी के लिए, ठीक है। वो जो अपन ने N1 N2 N3 लिया था, बस ये उसी तरीके से है। अब जब आप बामर श्रेणी बनाओगे तो अब यहां तक नहीं जाना है, अब बामर तक जाना है, तो पहले यहां से बाह्य कक्षा से आइए, यहां सीधा कहां पर आएंगे अपन, बामर श्रेणी के अंदर, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, और एक ये 5। अब ये कितने आई, इसमें 5 लाइनें आई, तो 5 संभावनाएं बामर श्रेणी के लिए आती है। अब आप ऐसे आगे से आगे बढ़ते जाओगे, तो अब देखो जैसे पाश्चन लेना है, तो पाश्चन यहां तक आएगा, तो पाश्चन में ये आ गई, ये तक 1 2 3 ये 4। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये इस तरीके से क्या होती जाएगी, इसकी संख्या में धीरे धीरे कमी होती जाएगी, यही है। देखो पहले 6, फिर 5, फिर 4, अब इसमें लेनी है, तो इसमें कितनी आ जाएगी, देखिए आप, इसके लिए अब यहां लेना है ना, यहां से ये 1, ये 2, ये 3। अब ये किसके लिए आया, ब्रैकेट के लिए। फिर आपको फुंड लेना है, फुंड में कितनी आएगी, अब देखो 3 रही ना इसमें, 1 2 3। अब फुंड के लिए तो ये 1 और ये 2 आ गई। ये कौन सी श्रेणी आई, फुंड के लिए आई। और लास्ट कौन सा है, हमफ्री। तो हमफ्री के अंदर बाह्यतम कक्षा N7 है, तो N7 से सीधा किसमें लेना है, N6 के अंदर, ये एक आईडी इसके अंदर, ठीक है। तो देखो आप इसके अंदर जो ये रेखाएं बन रही है, ये रेखाएं क्या है, स्पेक्ट्रम रेखाएं होती है, कि जब एक इलेक्ट्रॉन, ये किसके लिए दिया है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बताया इन्होंने,
कि जब इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा से निम्न कक्षा में, या तो यूं बताइए या यूं चलिए, यूं भी चल सकते हो आप, मतलब निम्न से उच्च में भी बताओगे तो ये तीर के निशान क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। कि बस जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है तो इस प्रकार से इसमें ये स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती है। और इनके लिए रेडबर्ग जो थे उन्होंने अपना एक सूत्र दिया था, उस सूत्र के द्वारा हम इसमें स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये हाइड्रोजन परमाणु के रेख के स्पेक्ट्रम के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कि नील्स बोहर ने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन या परमाणु के अंदर परमाणु की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में सूत्र दिए थे, उन सूत्रों से किस प्रकार से सवाल बनते हैं। धन्यवाद।